अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम दो से आगे, थर्ड से ऑनवर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ एंड नाइन्थ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि तमाम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इजी हैं, सिंपल हैं और तमाम कॉन्सेप्ट्स हम ड्यूरिंग द क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि इन तमाम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को रिकॉल करते हुए आपको बिल्कुल भी दुश्वारी नहीं होगी। और यहाँ ही नहीं बल्कि हम साथ आज के इस क्लास में दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो चलिए ताखीर किस बात की है, चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की जानिब। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और इस चैप्टर के लिए ये थर्ड है 18.3, which has more penetrating power, an alpha particle or the gamma ray। किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है, अल्फा पार्टिकल की या गैमा रे की? माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सिंपल सा रूल बता चुका हूँ इस सवाल का जवाब देने के लिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी रेडिएशन की पेनिट्रेशन पावर या पेनिट्रेशन एबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन के। माय डियर स्टूडेंट्स, जो रेडिएशन जितनी ज़्यादा आयनाइजिंग होगी, जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन कॉज कर सकती होगी, उसकी पेनिट्रेशन उतनी कम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आयनाइजेशन है ये अल्फ़ा के लिए मैक्सिमम है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अल्फ़ा हैज़ मोस्ट आयोनाइजिंग पावर। तो आयनाइजिंग पावर जो है अल्फ़ा की डियर स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा होती है। तो क्योंकि अल्फ़ा की आयनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है तो डियर स्टूडेंट्स उसकी पेनिट्रेशन लीस्ट होगी। अब गैमा की अगर बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स गैमा की लीस्ट आयोनाइजिंग पावर है। तो क्योंकि इसकी लीस्ट आयोनाइजिंग पावर है तो उसकी पेनिट्रेशन मैक्सिमम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स फिर मैं इस गैमा के सामने आगे ये लिख सकता हूँ, अगर लीस्ट आयोनाइजिंग है तो मोस्ट पेनिट्रेटिंग यही होगी। सो द मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन इज गैमा एंड लीस्ट पेनिट्रेटिंग इज माय डियर स्टूडेंट्स अल्फा। उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपको समझ आया, बहुत सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नाउ 18.4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी? माय डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी में क्या डिफरेंस है? माय डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी में कोई भी मटेरियल खुद ब खुद नेचुरली रेडिएशंस को एमिट करता है। तो चलिए एक तरफ हेडिंग बनाते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की। स्टूडेंट्स, इन द केस ऑफ नेचुरल रेडियोएक्टिविटी the material will emit radiations naturally। so हम ये कह सकते हैं spontaneous emission of radiation है ये। my dear students, ये spontaneous emission of radiation है, खुद ब खुद होता चला जाएगा, नेचुरली है। सो इसी पॉइंट को साथ यहाँ पर एक और ख़ास पॉइंट की सूरत में एलैबोरेट कर देते हैं। एमिशन इज नेचुरल। सो ये नेचुरल रेडियोएक्टिविटी कहलाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, जबकि इसके बरअक्स जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है माय डियर स्टूडेंट्स, इस आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा मटेरियल है जो हमारे कहने पे आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिविटी को एग्जिबिट करे। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने खुद बनाया है। हमने एक स्टेबल न्यूक्लियस को एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में कन्वर्ट किया। सो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इज माय डियर स्टूडेंट्स conversion of stable nuclei
into unstable न्यूक्लियाई, उसमें हम एक स्टेबल न्यूक्लियाई को एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल, इसका दूसरा पॉइंट लिखा जा सकता है। आप देखिए कि हमारे पास एक सिंपल सोडियम का स्टेबल न्यूक्लियस मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल चलिए यहाँ पर लिखते हैं सोडियम का स्टेबल न्यूक्लियस 23 और जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। आप इस पर एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं डियर स्टूडेंट्स। न्यूट्रॉन को फॉल करने से ये स्टेबल सोडियम का न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है एक रेडियो एक्टिव सोडियम के न्यूक्लियस में 2411 में। माय डियर स्टूडेंट्स, साथ कुछ गैमा रेज भी निकलती हैं। तो इस केस में डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि आपने एक नॉर्मल नॉन रेडियोएक्टिव स्टेबल न्यूक्लियस को विद द बम्बार्डमेंट ऑफ सम अदर रेडिएशन एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर दिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। माय डियर स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी को यहाँ पर हम करेक्ट कर लेते हैं ज़रा, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेकंड पॉइंट भी, सेकंड क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो चुका है। तो चलिए अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 18.5। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइकली टू वॉच अ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टू कम्प्लीटली डिके? एक रेडियोएक्टिव सैंपल को मुकम्मल तौर पर डिके होने में आखिर कितना वक्त लगेगा? माय डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल कीजिए, मैंने आपको हाफ लाइफ का टॉपिक पढ़ाते हुए ये बात समझाई थी कि हाफ करते करते कभी भी ज़ीरो अचीव नहीं होता। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद मटेरियल हाफ बच जाएगा, हाफ डिके हो जाएगा। जो हाफ बचा हुआ है नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद उसमें से हाफ डिके होगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा, कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपनी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए आपके सामने एक ग्राफ रखा था। चलिए उस ग्राफ को दोबारा से यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि वो ग्राफ क्या कहता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में एक तरफ हमारे पास लेफ्ट ओवर न्यूक्लियाई बचे थे जिसे हम एन कहते हैं और एक तरफ हम टाइम ले रहे थे। Time was in the half lifetime, so this was the first half lifetime, second half lifetime, third half lifetime और so on। ये चलता जा रहा है और माय डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से ये एन नॉट मैक्सिमम था, ये उसका हाफ था, ये उसका क्वार्टर था। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा था कि ये ग्राफ कुछ इस तरह का था, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एंड पे आके ये कर्व टाइम एक्सेस के पैरेलल हो जाती है। टाइम एक्सेस के पैरेलल हो जाने का मतलब है दिस कर्व इज नॉट गोइंग डाउन। अब ये नीचे नहीं आ रही, मजीद डिक्रीज नहीं हो रहा, या यूं कह लीजिए कि अब डिसइंटीग्रेशन रेट बहुत कम हो गई है। वक्त के साथ साथ जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस कम होती जाती है डियर स्टूडेंट्स, डिके रेट या एक्टिविटी या एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस के दूसरे में कन्वर्ट होने की सलाहियत भी कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से माय डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये लाइन सीधी हो गई है, यानी कि ऑलमोस्ट आपको इन्फिनिट टाइम तक वेट करना पड़ेगा। यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स आपको ऑलमोस्ट इन्फिनिट टाइम तक वेट करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि कोई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस कब मुकम्मल तौर पर एक्सटिंक्ट हो जाएगा, कब मुकम्मल तौर पर डिके हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल नीड to have infinite time to watch any radioactive substance to decay completely। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, क्वेश्चन 18.6। विच टाइप ऑफ natural radioactivity leaves the number of proton and the number of neutrons in the nucleus unchanged? कौन सा ऐसा रेडियोएक्टिव डिके है डियर स्टूडेंट्स जिसमें ना तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कुछ भी चेंज नहीं होता? डियर स्टूडेंट्स, ऐसा तो सिर्फ एक ही डिके है, दैट इज गैमा डिके।
डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि गैमा सिर्फ एक फोटोन का नाम है, तो इसका जनरल रिलेक्शन ज़रा देख लीजिए। एक्स जो कि कोई भी पेरेंट न्यूक्लियस हो सकता है, हाई एनर्जी पर है, एटॉमिक मास ए है, एटॉमिक नंबर जी है। जब डिके होगा एक्स ही रहेगा, एटॉमिक मास ए ही रहेगा, एटॉमिक नंबर भी जी ही रहेगा। बस माय डियर स्टूडेंट्स, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो गैमा रेज की सूरत में निकल जाएगी। इसकी कॉमन एग्जांपल है कोबाल्ट 60, जिसका एटॉमिक नंबर डियर स्टूडेंट्स 27 है। ये हाई एनर्जी स्टेट से डिके होकर कोबाल्ट 60 की ग्राउंड स्टेट में या लेस एनर्जेटिक स्टेट में चला जाता है, प्लस साथ कुछ गैमा रेडिएशंस निकलती हैं और न्यूक्लियस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 18.7। How much of a 1 gram sample of pure radioactive substance would be left undecayed after 4 half-lives? 4 half-lives के गुजर जाने के बाद 1 ग्राम सैंपल कितना बचेगा? माय डियर स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला कुछ इस तरह से, नंबर ऑफ लेफ्ट आफ्टर न्यूक्लियाई इज इक्वल टू 1/2 raised to the power t into n naught. n naught is the initial concentration. My dear students, यही सवाल mass के लिए भी लिखा जा सकता है। The mass of radioactive substance which is left after certain number of nuclei, certain number of radioactive decays is m, is equal to 1/2 raised to the power t. T is the number of half-lives into m naught. m naught is the initial amount of the radioactive material. तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स के लिए 1/2 इंटू टी रेज़ टू द पावर 4 पुट करूंगा और इनिशियल मास 1 ग्राम पुट कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, 1/2 रेज़ टू द पावर 4 इज 1/16। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लिखा जा सकता है 1/16 इंटू 1 ग्राम्स। ये है वो मास जो बच जाएगा 4 हाफ लाइफ्स के बाद। तो सिंपली लिखा जा सकता है 1/16 grams will be the mass that will be left after 4 half lives. अगर 1 ग्राम इनिशियली मौजूद हो तो 4 हाफ लाइफ्स के बाद 1/16 ग्राम्स का मास बच जाएगा। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये सवाल भी आप लोगों को क्लियर हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अगले सवाल की जानिब। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। My dear students, question is tritium. H31 is radioactive isotope of hydrogen. It decays by emitting an electron. एक इलेक्ट्रॉन emit कर रहा है, यानी कि बीटा डिके कर रहा है। What is the daughter nucleus? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको फाइंड आउट करना है कि डॉटर न्यूक्लियस क्या होगा। स्टूडेंट्स, चलिए इस बात को समझते हैं बीटा डिके के फिर से एक जनरल रिएक्शन को देखते हुए। डियर स्टूडेंट्स, इन द केस ऑफ बीटा डिके हमारे पास जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसका एटॉमिक मास ए, एटॉमिक नंबर जी है। जब बीटा डिके करता है और वाई में कन्वर्ट होता है, एटॉमिक मास सेम रहता है, एटॉमिक नंबर में एक का इंक्रीज आ जाता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, साथ ही एक बीटा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है 0-1 का, और कुछ एनर्जी रिलीज हुआ करती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसके लिए भी रिएक्शन लिख देते हैं। ट्रिटियम है H31, यानी कि हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटॉप है जब बीटा डिके करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो इलेक्ट्रॉन कंफर्म रिलीज होगा और जो भी प्रोड्यूस होगा उसका एटॉमिक मास यही रहेगा जो इस हाइड्रोजन का, यानी 3। लेकिन एटॉमिक नंबर में एक की एडिशन हो जाएगी। एटॉमिक नंबर 1 + 1 is 2। तो 2 एटॉमिक नंबर किसका है? डियर स्टूडेंट्स, इस पूरी कायनात में 2 एटॉमिक नंबर सिर्फ हीलियम का है। तो हीलियम 2 प्रोड्यूस होगा विद एटॉमिक मास ऑफ 3। तो डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज़ द आइसोटॉप ऑफ हीलियम विद एटॉमिक मास ऑफ 3। उम्मीद करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ है। नाउ यू नो द डॉटर न्यूक्लियस इज हीलियम, द आइसोटॉप ऑफ हीलियम, अगर हम ज़्यादा प्रिसाइजली कहें तो
तो डियर स्टूडेंट्स चलिए अगले सवाल की जानिब। माय डियर स्टूडेंट्स ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और इस चैप्टर के लिए 18.9 लास्ट वन है। What information about the structure of nitrogen atom can be obtained from the nuclide N147? In what way this atom N147 is different from the atom 16-7? Dear students, क्वेश्चन ये है कि आपको इस N147 इस सिंबल से देखकर नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। डियर स्टूडेंट्स जब भी हम नाइट्रोजन 14-7 लिखा देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसका एटॉमिक मास 14 है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं इट्स एटॉमिक मास इज माय डियर स्टूडेंट्स 14 एंड इट्स एटॉमिक नंबर माय डियर स्टूडेंट्स इज 7। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास डियर स्टूडेंट्स 7 प्रोटॉन्स हैं और 7 ही न्यूट्रॉन्स हैं, जिस वजह से इन दोनों को ऐड करके इसका एटॉमिक नंबर 14 आता है। माय डियर स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के ऐसे आइसोटॉप की जिसका एटॉमिक मास 16 और एटॉमिक नंबर 7 है तो डिफरेंस क्या फील होगा। यहाँ पर लिखते हैं इसका एटॉमिक मास माय डियर स्टूडेंट्स 16 है और एटॉमिक नंबर माय डियर स्टूडेंट्स 7 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस देन। एटॉमिक नंबर डियर स्टूडेंट्स इसमें भी 7 ही है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7 ही है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फर्क है। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फर्क क्या है डियर स्टूडेंट्स 16 माइनस 7 विल गिव यू 9। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस सेकंड वाले आइसोटॉप में ज़रा ज़्यादा है, 9 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस है इन दोनों में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस है माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स फाइनली हमारे यहाँ पर इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे यहाँ पर शुरू होते हैं न्यूमेरिकल्स। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेते हैं आज के इस क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18.1। द हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन 16-7 is 7.3 seconds. The sample of this nuclide of nitrogen is observed for 29.2 seconds. Calculate the fraction of original radioactive isotope remaining after this time. My dear students, आपको सबसे पहले गिवन लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स आप सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे, हाफ लाइफ टाइम T1/2 लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हाफ लाइफ टाइम इज व्हाट, दैट इज 7.3 सेकेंड्स। तकरीबन 7.3 सेकेंड्स का टाइम हाफ लाइफ टाइम है। टोटल टाइम कितना दिया गया, तो डियर स्टूडेंट्स द टोटल टाइम गिवन टू यू इज ऑलमोस्ट 29.2 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम के लिए खाली टी लिख रहा हूँ, सिंपल टी लिख रहा हूँ, वो 29.2 सेकेंड्स है डियर स्टूडेंट्स। एंड व्हाट डू यू नीड टू कैलकुलेट, यू नीड टू कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई आफ्टर दिस टोटल टाइम। तो रिक्वायर्ड में आपको फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है डियर स्टूडेंट्स। फ्रैक्शन होता है n, अगर रिमेनिंग न्यूक्लियाइड्स हैं तो n डिवाइडेड बाय n0 आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स सोल्यूशन की जानिब मूव ऑन करते हैं। सोल्यूशन में स्टूडेंट्स हम बाखूबी जानते हैं कि फार्मूला क्या यूज़ होगा। माय डियर स्टूडेंट्स वी नो दैट लेफ्ट आफ्टर remaining nuclei n is equal to the 1/2 raised to the power t into n naught, ये इसके इक्वल होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स अब ज़रा गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपको यहाँ पर पता है स्मॉल t इज़ द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को कैसे पुट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि आपको टोटल टाइम गिवन हो और हाफ लाइफ टाइम गिवन हो तो आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे आएगा डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी इक्वल्स टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ टाइम T1/2।
Let's divide it. 29.2 seconds divided by 7.3 seconds कैंसिल होकर डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा 4 हाफ लाइफ्स। तो डियर स्टूडेंट्स तकरीबन 4 हाफ लाइफ्स 29.2 सेकंड्स में गुजर चुकी हैं। अब आप इस दिए गए फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कीजिए, बस n/n0 एक तरफ ले आइए, यानी कि ये जो n0 ये सारी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पे ले जाकर डिवाइड कर दीजिए। तो n/n0 बन जाएगा इज इक्वल्स टू 1/2 रेज टू द पावर t की जगह डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट की हैं n/n0। डियर स्टूडेंट्स 1/2 की पावर क्या होता है? 1/2 की पावर डियर स्टूडेंट्स अगर आप इसको सॉल्व करें n/n0 किसके इक्वल आएगा? 1/2 की पावर 4 क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? 1/2 की पावर 4 1/16 होता है माय डियर स्टूडेंट्स। सो योर आंसर विल बिकम 1/16। तो आपका जवाब आएगा 1/16, यानी कि तकरीबन टोटल का 1/16 एटम्स डिके कर जाएंगे। 1/16 एटम्स सिर्फ बच जाएंगे, बाकी सब डिके हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाइड्स आफ्टर द 29.3 सेकेंड्स। उम्मीद करता हूँ ये पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको क्लियर हुआ है। डियर स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर। माय डियर स्टूडेंट्स ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18.2। Cobalt 60 is a radioactive element with a half-life of 5.25 years. What fraction of the original sample will be left after 26 years? 26 सालों के बाद क्या फ्रैक्शन बचेगी? बिल्कुल प्रीवियस न्यूमेरिकल ही की तरह गिवन है और उसी तरह सॉल्व करना है। तो चलिए गिवन में लिखेंगे स्टूडेंट्स, गिवन में इसकी भी हाफ लाइफ टाइम लिखेंगे जो कि T1/2 के साथ लिखा जाएगा, जो कि तकरीबन डियर स्टूडेंट्स 5.25 ईयर्स है, और टोटल टाइम T लिखा जाएगा जो 26 ईयर्स है। आपने देखना है कि 26 ईयर्स के बाद कितना सैंपल बचा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स द रिक्वायर्ड इज फ्रैक्शन ऑफ लेफ्ट आफ्टर न्यूक्लियस, यानी फ्रैक्शन ही कैलकुलेट करनी है। फ्रैक्शन इज n/n0 आपको कैलकुलेट करना है। सो n/n0 लिखा जाएगा जो आपको फाइंड आउट करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स सोल्यूशन की जाने बढ़िए। सोल्यूशन में आप वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो आप प्रीवियस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में करके आए हैं, यानी n इज इक्वल्स टू 1/2 रेज़ टू द पावर t इंटू n0। तो चलिए लिखिए n इज इक्वल्स टू 1/2 रेज़ टू द पावर t इंटू n0। माय डियर स्टूडेंट्स इसमें t इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को कैलकुलेट कीजिए। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैसे आएगा? प्रीवियस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फार्मूला बता चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स। फार्मूला क्या है? जो टोटल टाइम है यानी 26 ईयर्स, उसे हाफ लाइफ टाइम पे डिवाइड कर दीजिए 5.25 पर। तो डियर स्टूडेंट्स जवाब आएगा 5 हाफ लाइफ्स। अब आपके पास फार्मूला है, फार्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए n इज इक्वल्स टू 1/2 रेज टू द पावर 5 n0। डियर स्टूडेंट्स इस n0 को वहाँ ले जाकर n पर डिवाइड कर दीजिए। स्टूडेंट्स यू विल गेट n over n0 is equals to 1/2 raised to the power 5. Students 1/2 की power 5, do you know what it is? It is 1/32. So n over n0 is equals to 1/32. तो my dear students ये है आपका required result. This is the fraction of nuclei that will left after the 5 half lives or 26 years. माय डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास में डिस्कस किया जाने वाला कंटेंट ज़्यादा तो था लेकिन इजी और सिंपल बहुत था, इसीलिए आपने समझा भी है और आपने नोट डाउन भी किया है। फाइनली आप आखिरी चैप्टर पर हैं इस बुक के। नोट्स तो आपने यकीनन बेस्ट बनाए होंगे। तो स्टूडेंट्स मुझे फिर यहाँ पर इजाज़त दें, आपसे मुलाकात करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।